हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स की क्लासेस ली थी, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर दो लोगों की थ्योरीज देख ली थी। पीरियोडिक टेबल में हमने डोबरनियर का ट्राइड रूल देख लिया था। डोबरनियर के ट्राइड रूल के साथ साथ हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल भी देख लिया था। दोनों की कमियां भी देख ली थी। उसके बाद आज जो हम एंट्री कराएंगे वो डिमिट्री मेंडलीव की कराएंगे और हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझेंगे कि भाई आज का जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमको उसको समझना है। तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हम समझेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। इससे पहले कल के सेशन में हमने साउंड पढ़ा था, तो साउंड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद आगे लेक्चर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि अल्ट्रासाउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें क्या फ्रीक्वेंसी रहती है वाइब्रेशंस की। अल्ट्रासाउंड का मतलब पराश्रव किरण की बात कर रहे हैं या पराश्रव तरंगों की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 रेंज होती है। एक श्रव जिसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है, एक होता है आपका अपश्रव जिनको इंफ्रा साउंड कहा जाता है, और एक होता है अल्ट्रासाउंड, इन्हीं को पराश्रव कहा जाता है। तो इनकी मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज बताई थी कि जो ऑडिबल है ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये जो है बिलो 20 हर्ट्ज, और ये अबव 20,000 हर्ट्ज। तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड का बोला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबव 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यही बताया था मैंने आपको कि एक फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम किस में होता है, सेकेंड्स में। तो बेसिकली अगर हम टाइम की बात कर दें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। मतलब आपका 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक वाइब्रेशन पर मिनट थोड़ी होगा, 10 वाइब्रेशन पर मिनट नहीं होगा, पर मिनट 60 वाइब्रेशन पर मिनट हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन, तो 2 सेकेंड में 2 वाइब्रेशन, 60 सेकेंड्स में 60 वाइब्रेशन, और 60 सेकेंड्स का मतलब 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 कंपन प्रति मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। तो मैंने आपको बताया था इनको डीबी में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब हम हमारे पीरियोडिक टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था कि आवर्त सारणी जो है मनुष्य को ज्ञात जितने भी तत्व हैं उनको एक सही तौर पर जमाना, जिससे हम उनको अच्छे से ढूंढ पाएँ, एक समझ पाएँ, उस तरीके के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। सबसे पहला प्रयास डोबरनियर ने किया था। इन्होंने कुछ त्रियक लिए थे जिनमें बताया था कि भाई पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर हम मास को प्लस कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें बीच वाले का आ जाएगा। लेकिन उस समय तक 16 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, ये सारे के लिए बता ही नहीं पाए। दूसरा, इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज़ को बताया जा सके। इसके बाद एंट्री हुई थी न्यूलैंड्स की। न्यूलैंड ने बताया कि भाई हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा होगा। इन्होंने म्यूजिक का रूल लगाया, लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई कैल्शियम के बाद जो है कोई चीज़ है जो आपके रूल्स को फॉलो कर रही है, तो इन्होंने बोला नहीं है। इसके अलावा कोई नए एलिमेंट्स जब खोजे जाएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उसका आंसर भी इनके पास नहीं था। तो एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने सारे प्रयास किए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड साहब जो थे, इनका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, जिसको न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहा जाता है,
उसकी क्या कमियां थी। उसमें यह था कि जो नए तत्व आएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे। इसके अलावा समस्थानिक की बात करें तो इसका भी आंसर नहीं दे पाए थे। इसकी जगह अगर हम और भी बात करें तो ये जो है उस समय तक 56 एलिमेंट जो है 56 तत्व खोजे जा चुके थे, जिनमें जो है आपका इनका कैल्शियम से ऊपर कोई भी तरह से इनका नियम लागू नहीं हो रहा था। तो इस पर भी सवाल पूछे गए कि भाई कैल्शियम के बाद भी तो तत्व हैं। इसके अलावा इनसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया, इसका भी आंसर नहीं था। तो इसके बाद जो है रशिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीफ, उन्होंने एक नया जो है पूरी तरह से, देखिए अभी तक किसी ने टेबल नहीं दिया था, किसी ने आवर्त सारणी नहीं दी थी। सबसे पहली बार जो टेबल दिया वो मेंडलीफ ने दिया, इसलिए मेंडलीफ ने एक पूरी तरह से पीरियड्स और ग्रुप्स में जो है आपका अरेंजमेंट किया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि पहली बार एक आवर्त सारणी सजाकर जो बनाई और सारे एलिमेंट जितने उस समय तक थे उन सारों के लिए जो बताया वो मेंडलीफ ने बताया। तो मेंडलीफ ने कुछ इस तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसमें पुराने लोगों की भी कुछ चीज़ें थी। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है डोबरनियर का ट्राइड, तो इन्होंने डोबरनियर का ट्राइड भी प्रयोग किया था। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स थे नोन थे। इसके अलावा कई ऐसी जगह भी इन्होंने खाली छोड़ी थी, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने जगह खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पर जगह खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पर जगह खाली छोड़ी हुई है। तो इन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी थी, जो किसने नहीं छोड़ी थी, न्यूलैंड साहब को लगता था कि भाई नए कोई एलिमेंट्स खोजे ही नहीं जाएंगे, लेकिन मेंडलीफ ने एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें जितने उस समय एलिमेंट्स थे वो के सारे आ जाते थे। दूसरी चीज़, उन्होंने नए तत्वों के लिए जगह भी छोड़ी। इसके अलावा उनसे जब सवाल पूछे गए कि भाई आप जो है इस पीरियोडिक टेबल में किस आधार पर इस चीज़ को जमा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम जो है परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर हमने एक आवर्त सारणी बनाई है। अब इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी आवर्त सारणी में जो नए एलिमेंट्स थे, देखा जाए तो क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूलैंड साहब से कि भाई जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, जिनको अक्रिय गैस कहा जाता है, उसके लिए तो उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी थी। तो इसलिए जो है मेंडलीफ को सराहा गया कि मेंडलीफ ने पूरे के पूरे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी चीज़ों के लिए भी अलग से स्पेस जो है छोड़ा था। तो ये जो चीज़ थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, आपका जो इस तरह की कॉलम्स हुआ करते थे, इनको ग्रुप कहा गया और इनको पीरियड्स कहा गया। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर करी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इस तरीके के पीरियड और 8 जो है ग्रुप्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन इनसे भी सवाल पूछे गए, इसमें भी कमियां निकली। क्या कमियां निकली उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पहला अटेम्प्ट किया जिसमें पूरे एलिमेंट जितने भी डिस्कवर थे उनको अरेंज करके रखा गया। अब इनसे पूछा गया कि आपने जो है बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इसको जमाया है, लेकिन अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कोबाल्ट का जो वजन है वो 58.9 है और निकल का 58.7 है। तो ऐसा आपने क्यों कर दिया कि जिसका वजन ज़्यादा है उसको पहले लिख दिया और जिसका कम है उसको आगे लिख दिया। इसके अलावा इनसे एक सवाल पूछा गया हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन पे सवाल पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को आपने मेटल्स के साथ रख दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, लेकिन ये तो एक आपका नॉन मेटल है, तो इसके बारे में आपका क्या जवाब है। इसके अलावा उनसे ये भी बोला गया कि भाई एक एक तत्व के कई समस्थानिक होते हैं, कई आइसोटोप्स होते हैं। तो इस हिसाब से तो जैसे कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इसको कहाँ रखा जाए, तो ऐसे तो पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो समस्थानिक का आंसर जो है कौन नहीं दे पाया। तो आइसोटोप्स के बारे में जो है इनके पीरियोडिक टेबल में कई कमियां निकाली गई। तो इनमें क्या निकाली गई, एक तो हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया, हाइड्रोजन का स्थान के बारे में पूछा गया। इसके अलावा कई ऐसे तत्व जिनका वजन आगे पीछे था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आइसोटोप से क्वेश्चन पूछे गए, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। इसके अलावा आपने कई चीज़ों के लिए स्थान छोड़े हैं आपके पीरियोडिक टेबल में।
तो कई स्थान इन्होंने छोड़े थे, लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई इसके बीच में एक एलिमेंट आएगा, दो एलिमेंट आएगा, ये कैसे आप बताएंगे। मतलब आप एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो एक सटीक जो होता है एग्जैक्ट एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इसकी भी जानकारी देने में ये पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसी चीज़ों को, जैसे कि आपका गोल्ड को, सिल्वर को लिथियम और सोडियम के साथ रखा गया था, तो इस तरीके के पेयर भी इन्होंने बनाए थे, तो इस पर भी कुछ सवाल पूछे गए थे। तो ये सारी कमियां निकाली गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद 1913 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मॉसले, और हेनरी मॉसले ने ये सारी दिक्कतें दूर करी। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तक जितने लोग अभी सोच रहे हैं वो सब के सब किस आधार पर सोच रहे थे, तो वो सोच रहे थे एटॉमिक मास के आधार पर। तो एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार के आधार पर। लेकिन अगर आप फंडामेंटल मौलिक तौर पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करोगे तो ज्यादा सही होगा। अब आप सोचेंगे एटॉमिक नंबर से क्या फायदा हो जाता, तो एटॉमिक नंबर से ये फायदा हो जाता कि जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किसी दो चीज के बीच में उन्होंने स्पेस छोड़ा है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो एक एलिमेंट अगर आ सकता है, मतलब किसी के अंदर भी सबके पास एक यूनिक क्या होता है, यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 है, दोनों के अलग है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगर हमें हीलियम नहीं मिला है तो हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कितने पदार्थ आएंगे, तो एक ही बता सकते हैं। किसके आधार पर, तो सटीक जानकारी आपका एटॉमिक नंबर दे सकता है। दूसरी समस्या आइसोटोप्स की हो रही थी कि भाई एक ही एलिमेंट के कई आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो अलग अलग परमाणु क्रमांक के चीजें हो सकती हैं। तो इस पर जो है सवाल पर जवाब मिल गया कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम रख दिया जाता है, फिर ट्राइटियम रख दिया जाता, तो पूरी आवर्त सारणी बिगड़ जाती, पीरियोडिक टेबल बिगड़ जाता। लेकिन हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक नंबर है, उसके आइसोटोप्स अलग अलग हो सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर पर आइसोटोप्स की दिक्कत हो गई, एग्जैक्ट नंबर की दिक्कत हो गई। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बोला कि भाई हाइड्रोजन के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, तो उसको एक अलग ही जगह पर उन्होंने स्थान दिया। तो जितनी भी दिक्कतें थी मेंडलीव के टेबल में वो मॉसले ने दूर करी 1913 में। तो मॉसले इन कीपिंग इन व्यू द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सच एज एनोमलस पेयर पेसिंग, जैसे कि आपका कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक नंबर था, तो जब वो देखा गया परमाणु क्रमांक के ऊपर रखा गया, एटॉमिक नंबर के ऊपर रखा गया, तो वो दिक्कत दूर हो गई। तो जितनी भी दिक्कतें थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे हो रही थी, जब एटॉमिक नंबर से देखा गया तो वहां पर सारी चीजें दिक्कत दूर होती चली गई। तो anomalous pair placing of heavier elements before lighter one and there is no place for different isotopes of an element। जब मैंने isotopes की बताई, नंबर एटॉमिक मास पे बताया, तो it was felt that arranging of elements in the periodic table should be based on some other property which is more fundamental than atomic mass। ये मॉसले का ही विचार था। तो मॉसले ने फाइनली जो एक पीरियोडिक टेबल बनाकर दी वो किसके आधार पर दी, वो आपका एटॉमिक नंबर के आधार पर दी। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर नई पीरियोडिक टेबल बनी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें इन्होंने हाइड्रोजन को एक अलग ही स्थान दिया। देखिए ये जो एक ऐसी लाइन होती है इनको ग्रुप्स कहा जाता है, और ये जो 1 2 3 4 हैं, ये जो पूरा का पूरा इन्होंने दिया ये पीरियड्स थे। तो इनके जो नए पीरियोडिक टेबल था, जो नया पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या चीजें थी, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपका 18 ग्रुप थे, इसके अलावा 7 पीरियड थे। इस तरीके से इन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल दिया। इसमें ये जो थे ये आपके ऐसे एलिमेंट्स थे जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते थे, इनको कहा गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको कहा गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे डी ब्लॉक हैं। इस तरफ वालों को पी ब्लॉक नाम दे दिया गया। इसके अलावा नीचे वाले जो हैं एफ ब्लॉक थे। ये सारी चीजें निकल कर आई इस पीरियोडिक टेबल से। तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। दोनों मेटल्स हैं और ये कौन से हैं, एस ब्लॉक है। इसके अलावा 13th ग्रुप को बोरोन फैमिली कहा जाता है, 14th को कार्बन फैमिली, 15th को नाइट्रोजन फैमिली, 16th को ऑक्सीजन फैमिली, और इसी 16 वाले को एक नाम दिया जाता है चाल्कोजेंस, 17th को हेलोजन, और 18th को नोबल गैस या जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो ये चाल्कोजेंस अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपका कौन सा है, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप हेलोजन ग्रुप हो गया, इससे ये निकल कर आया। तो ये जो पीरियोडिक टेबल था इसमें अलग अलग चीज़ों की हमको जानकारी मिली। जैसे कि आपको ये गुलाबी रंग से जो दिख रहे हैं ये अल्कली मेटल्स हैं,
इसके अलावा जो ब्लू से दिख रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसके अलावा ये येलो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा ये जो मेटलॉइड्स हैं, इन पर तो मैं क्लास ले भी चुका हूँ, तो मेटलॉइड्स निकल कर आ गए। इसके अलावा ये पूरे के पूरे नोबल गैसेस आ गई, ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स आ गए। तो इस तरीके से ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमको जो है किसने दे दिया, मेंडलीफ ने दे दिया। इसमें इस तरफ S ब्लॉक, बीच में D ब्लॉक, इधर P ब्लॉक और नीचे F ब्लॉक। इसके अलावा ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये F ब्लॉक में एक्टेनाइट्स और लेंथेनाइट्स आ जाते हैं। इसको S ब्लॉक, ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक ये हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, पीरियोडिसिटी से जुड़ी हुई हैं। तो पीरियोडिसिटी एक अलग से टॉपिक है जिनमें हम ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि भाई इनका एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, एफिनिटी कैसे चेंज होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर अलग से हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर बात कर ली है। तो आपका जो ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको ग्रुप्स कह देते हैं जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं। और 18th ग्रुप है और दीज ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 18। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। इसके अलावा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको पीरियड्स कहा गया। तो 7 पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट, पहले में सिर्फ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड में आपके सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ में और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स, फिर 32 एलिमेंट भी हैं। ऑन दी अदर हैंड सिक्स्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड हैज़ 4 न्यू एलिमेंट्स, इसमें नए आए हैं जैसे नियोनियम, मॉस्कोवियम, टेनिसाइन, 118 जो है ऑर्गेनोसोन। और दिस एडिशन हैज़ कंप्लीटेड द 7th पीरियड विद 32 एलिमेंट्स। तो 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट हो गए। ऑल्सो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ अ पैनल एट द बॉटम। इट कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स टू 6 जो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं और 14 एलिमेंट 7th में हैं जो एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। ईच पीरियड प्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स, ये इसके अंदर कितने शेल्स हैं वो पीरियड्स बताता है। तो 7 शेल इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा इन पर हम जो है पीरियोडिसिटी पर बात करेंगे और प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 सेल्स एंड बोथ कंप्लीटली फिल्ड। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी दिया था कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके दोनों शेल जो हैं आपके फुल रहते हैं और कौन सा है, तो निम्नलिखित तत्व में 2 कोश हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो है विच इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18th एलिमेंट, नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस, क्षारीय धातु, ये आपका अल्कली अर्थ मेटल्स, हेलोजन्स, इनके बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17th। तो आपका निम्नलिखित में कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो है तत्व है, ये आपको बताना है। 17th के अंदर सबसे क्रियाशील कौन सा है। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।